आज इस वीडियो में हम खान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड क्लास 9th मई 2011 फिजिक्स पेपर 1 सॉल्व करेंगे. सो लेट्स कम टू आवर क्वेश्चन नंबर 1 in this year. So here we have our first question in this year. The mass of empty sugar bag in this given figure. So इस फिगर के अंदर जैसे कि हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ एक फिजिकल बैलेंस मौजूद है. This is our physical balance that is used to measure the mass of any object. और साथ साथ यहाँ हमारे पास एक शुगर बैग मौजूद है जिसके अंदर 1 किलोग्राम ऑफ शुगर या फिर 1000 ग्राम ऑफ शुगर मौजूद है. जबकि ये जो रीडिंग है हमारे पास ये शो कर रही है 1000 से ज़्यादा. क्यों ज़्यादा शो कर रही है? बिकॉज 1000 ग्राम शुगर के साथ साथ इसके अंदर इस जो शुगर बैग है उसका मास भी शामिल है. तो इस 1008.9 में से अगर हम शुगर का मास निकाल देंगे तो वी विल गेट द मास ऑफ एम्प्टी शुगर बैग दैट इज 8.9 gram. So option A is the R right answer. Then let's come to question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास वंस अगेन एक फिजिकल बैलेंस मौजूद है जिसमें हमारे पास 100 पिन्स हैं और उन 100 पिन का जो टोटल मास आ रहा है बैलेंस के ऊपर दैट इज 10 ग्राम एंड वी हैव टू फाइंड द मास ऑफ वन पिन. सो मास ऑफ one pin will be equals to total mass divided by number of pins. So total mass is 10 gram and total number of pins are 100. So 0 and 0 will be cancelled out. So the remaining will be 0.1 gram. So एक पिन का मास हमारे पास आ गया 0.1 ग्राम. Then we have question number 3, 4 and 5. The least count of the screw gauge is 0.001 centimeters and we have to find the total reading. Total reading हमें find out करनी है. So as we know कि हमारे पास जो screw gauge है वो मिलीमीटर्स के अंदर रीडिंग्स को मेजर करता है. So let's take the main scale reading. Main scale reading देखते हैं. This line is 1, this is 2, this is 3, this is 4, 5, 6 and 7. तो मेन स्केल रीडिंग हमारे पास आ गई 7. जबकि अगर हम सर्कुलर स्केल रीडिंग देखें तो सर्कुलर स्केल रीडिंग में ये वो लाइन है जो कि मीट कर रही है इंडेक्स लाइन को. सो सर्कुलर स्केल रीडिंग हमारे पास आ जाती है 21. सो और लीस्ट काउंट अगर हम मिलीमीटर्स के अंदर बात करें तो लीस्ट काउंट बराबर होता है 0.01 मिलीमीटर्स. तो सबसे पहले इस तरह से हम टोटल रीडिंग फाइंड आउट कर लेते हैं. देन वी विल कन्वर्ट आवर रिजल्ट इन centimeters. So total reading is equals to main scale plus least count multiplied by circular scale. तो इस तरह से हमारे पास आंसर आ जाएगा 7.21 मिलीमीटर्स. ओके. सो मिलीमीटर से अब हमें सेंटीमीटर्स के अंदर कन्वर्ट करना है. सो द कन्वर्जन फैक्टर इज 10 बिकॉज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर्स. सो मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाते हुए हम डिवाइड कर देते हैं 10 से. सो डिवाइडेड बाय 10 विल बी इक्वल्स टू 0.721 सेंटीमीटर्स. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. Then we have question number 4. The opening and closing of a door is an example of which type of motion. So we have studied this example in uh, chapter number 4, that is the turning effect of force. So the correct
answer will be the vibratory motion. The opening and closing of a door is due to a force that produces torque, and this motion is known as vibratory motion. In question number 5, once again, we have another type of motion, that is a free falling body. The type of motion in a free falling body is the linear motion, and this is the type of translatory motion. So फ्री फॉलिंग बॉडी का जो मोशन है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में होता है, लीनियर मोशन होता है जो कि ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप है. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं. टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द बॉडी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज कैन नॉट बी जीरो इन द अबव डायग्राम. We know that acceleration will be zero because net force जो इस डायग्राम के अंदर है, नेट फोर्स इक्वल्स टू जीरो है. इसी तरह से अगर हम वेलोसिटी को देखें तो अगर बॉडी रेस्ट में थी और फिर उसके ऊपर ये दो इक्वल फोर्सेस लग रही हैं, लेट्स से 10 न्यूटन एंड 10 न्यूटन, तो ये नेट फोर्स जीरो जाती है तो बॉडी रेस्ट में हो सकती है. सो द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी कैन बी इक्वल्स टू जीरो, और अगर वेलोसिटी जीरो है तो मोमेंटम बराबर होता है मास टाइम वेलोसिटी के. सो बॉडी का मोमेंटम भी इक्वल टू जीरो हो सकता है. सो मास ऑफ द बॉडी इज द वन विच वोंट बी इक्वल टू जीरो जब इस बॉडी के ऊपर इस तरह से दो फोर्सेस अप्लाई हो रही हो. नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ. सो अ पर्सन सपोर्ट्स अ मास ऑफ 20 kg suspended by the rope, and what is the resultant force acting on it. तो मैंने यहाँ उस कीवर्ड को मार्क किया है, पर्सन जस्ट सपोर्ट अ मास ऑफ 20 kg. दिस पर्सन, जो ये जो पर्सन है एफर्ट लगा रहा है लोड को रेस करने के लिए, ना तो ये लोड डाउनवर्ड मूव कर रहा है ना ये लोड अपवर्ड मूव कर रहा है. दिस पर्सन हैज जस्ट सपोर्ट, उसने सिर्फ होल्ड करके रखा हुआ है. इसका मतलब ये हुआ कि जो लोड है अपवर्ड डाउनवर्ड किसी डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा. सो इन दैट केस So in that case, the net force acting on it will be equals to zero. अगर ये पर्सन रेस करके लोड को ऊपर मूव कर रहा होता तो इसका मतलब है कि अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स ज़्यादा होती. अगर ये लोड डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा होता तो वी कैन से कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स ज़्यादा होगी. बट फॉर नाउ ये दोनों बॉडी लोड जो है वो जो सपोर्ट किया हुआ है तो उसका मतलब है नेट फोर्स उसके ऊपर ज़ीरो लग रही है. Then we have question number 8. A force produces change in all of the following except for the mass. A force is an agent that can change the shape of the body, that can change the length or speed of the body. Mass is the one that won't be changed if the force is applied. So option A was the right answer. Let's see question number 9 and 10. If four forces are acting on a body, what will be the magnitude of the resultant force? So लेफ्ट डायरेक्शन में हमारे पास जो टोटल फोर्स है इट इज 6 न्यूटन. राइट डायरेक्शन में जो हमारे पास टोटल फोर्स है इट इज 8 + 5 13 न्यूटन. अगर हमें नेट फोर्स निकालनी है तो हम बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स को माइनस कर देंगे. सो नेट फोर्स विल बी इक्वल्स टू 13 न्यूटन माइनस 6 न्यूटन, दैट इज इक्वल्स टू 7 न्यूटन. Option C is the right answer. Question number 10. If a vector has a rectangular component ax and ay equals to 4. So ये बात याद रखिएगा कि जब भी दो components, दोनों rectangular components बराबर हों, fx and fy. So the angle of A, this is the vector f, and this is the angle theta. सो एफ एक्स और एफ आई के दरमियान तो एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है, दिस इज ऑलवेज 90. और अगर एफ एक्स और एफ आई बराबर हों तो इसका मतलब है कि द एंगल formed by the vector f will be equals to 45 degree. This angle is always equal to
45. So option B is our right answer. क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं. Four forces of the same magnitude are acting on the meter scale. Which force will produce the maximum torque? चारों फोर्सेस अगर बराबर हैं तो कौन सी फोर्स है जो कि ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करेगी? सो वी नो दैट जो टॉर्क के फैक्टर्स हैं दैट आर एफ, दैट इज एल, एंड लास्ट वन इज थीटा. तो फोर्स सारी सेम है. एंगल्स अगर हम देखें तो सब फोर्सेस जो है वो 90 डिग्री फॉर्म कर रही हैं. सो ओनली फैक्टर हेयर इज मोमेंट आर्म. जिस फोर्स का मोमेंट आर्म ज़्यादा होगा वो फोर्स ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करेगी. एंड what is moment arm? Moment arm is the distance of force from point of action of force to the axis of rotation. So this is the force that will produce the maximum torque. So option D will be our right answer. Next question number 12 and 13 को देखते हैं. The necessary acceleration for a satellite orbiting the Earth is provided by gravitational force. तमाम सैटेलाइट्स को एक अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने के लिए एक फोर्स रिक्वायर्ड होती है जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स है जो कि उनको सर्कुलर पाथ में मूव करवाती है. और इन सैटेलाइट्स को जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कहाँ से मिलती है? दिस इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द सैटेलाइट. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास मास गिवन है 1 किलोग्राम एंड वी हैव द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड वी हैव टू फाइंड द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. वी नो दैट W इक्वल्स टू mg. W इक्वल mg के होता है. मास इज 1, g is 10, so weight will be simply equals to 10 Newton. So option C is the right answer. क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं. द गिवन डायग्राम द वैल्यू ऑफ g will be least at which point? So we know that the value of g will be least at the poles because जितना हम सरफेस से ऊपर जाते हैं उतना जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम होती जाती है. सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर. Then we have question number 15. According to the data in the table, work done on the object will be equals to, we know that work is equals to force into displacement, and force is equal to ma multiplied by d. So work done will be equals to mass time acceleration times displacement. So 2 3s are 6 multiplied by 10 will be equals to 60 joules. Option D is the right answer. Then question number 16 को देखते हैं. In the given diagram, the block is moved from point A to C, then the amount of work done on it will be equals to what? So यहाँ पे हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है. सो वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट. फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं. सो दिस इज आवर फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट दैट द बॉडी हैज कवर्ड जो कि हमारे पास 20 मीटर्स है. अगर बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट सी तक मूव कर रही है तो द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज 20. So 10 multiplied by 20 will be equals to 200 joules. Option B is the right answer. Then question number 17 in the diagram, the amount of work done on the object. Once again, work done calculate करना है. So यहाँ एक चीज़ देखें तो यहाँ हमारे पास डिस्टेंस सेंटीमीटर में है तो उसको हम डिवाइड कर देते हैं 100 से. So it will be equals to 1 meter.
So work done will be equals to force multiplied by displacement. Force is 20 and displacement is 1 meter. So the work done will be 20 joules. Then we have question number 18. A piece of wood is shown floating in four different liquids. Which liquid is denser than the other? हमें बताना है कि कौन सा लिक्विड जो है वो ज्यादा डेंस है. ओके सो इस डायग्राम से जैसे कि हमें नज़र आ रहा है कि चार डिफरेंट लिक्विड्स हैं बट द पीस ऑफ वुड इज सेम. और ये जो पीस ऑफ वुड है वो ज़्यादा सिंक कर रहा है लिक्विड वन के अंदर. इसका मतलब है जो लिक्विड अपथ्रस्ट फोर्स अप्लाई कर रहा है वो कम है, जिसकी वजह से वेट ज़्यादा हो गया और वो सिंक कर रहा है. जबकि लास्ट लिक्विड के अंदर हम देखें तो ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो लिक्विड के सरफेस से ज़्यादा बाहर निकला हुआ है, जिसका मतलब ये होगा कि जो लिक्विड इसके ऊपर अपर डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है वो बाकी तीनों लिक्विड के कंपैरेटिवली सबसे ज़्यादा है. सो जो ऑप्शन डी है वो राइट आंसर है, बिकॉज उसमें लिक्विड के अंदर जो ऑब्जेक्ट डिप किया हुआ है वो लिक्विड से ज़्यादा बाहर है. जो और वो बाहर इसलिए क्योंकि उसके ऊपर अपथ्रस्ट फोर्स लग रही है. सो ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का सही जवाब है. देन क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, जिसमें हमें ये बताना है कि मैक्सिमम डेंसिटी किसकी है. तो डेंसिटी हमें पता है बराबर होगी मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम के. सो पहले ऑब्जेक्ट की अगर हम डेंसिटी निकालें तो इट विल बी इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये साइड गिवन है तो इस साइड का क्यूब ले लेंगे. तो 80 डिवाइडेड बाय 8 विल बी इक्वल्स टू 10 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर. इसी तरह से हम ये मास गिवन है और ये वॉल्यूम है. सो 81 डिवाइडेड बाय इसका हम क्यूब ले लेंगे तो ये हो जाएगा 27. सो 81 को 27 से डिवाइड करते हैं. 81 डिवाइडेड बाय 27. सो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर. इसकी डेंसिटी निकालते हैं. 128 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर क्यूब इज 64. तो 128 डिवाइडेड बाय 64. यहाँ से हमारे पास डेंसिटी आ जाती है 2 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर. सिमिलरली मास 125 डिवाइडेड बाय 125 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर. तो इन तमाम के अंदर देखें तो ऑप्शन ए के अंदर जो ऑब्जेक्ट मौजूद है इसकी डेंसिटी बाकी सबसे सबसे ज़्यादा है. सो क्वेश्चन नंबर 20 और 21 देखते हैं. If a sealed balloon filled with a constant quantity of gas is cooled down. तो हमने क्या किया, हमने इस बलून को कूल डाउन किया है, हमने इसका टेम्परेचर डिक्रीज किया. टेम्परेचर डिक्रीज करने से देन हाउ विल द लिस्टेड प्रॉपर्टी विल चेंज. सो वो हमें बताना है कि इस बलून के मास, बलून के अंदर गैस के मास, वॉल्यूम और डेंसिटी पर क्या फर्क पड़ेगा. सो वी नो दैट मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑलवेज रिमेन सेम. मास जो है वो इस ऑब्जेक्ट का सेम रहेगा और इस एयर का, गैस जो इस बलून के अंदर मौजूद है. अब हमने इसे कूल डाउन किया है तो टेम्परेचर डाउन होने से वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाएगा. एंड वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास ओवर वॉल्यूम. तो मास के डिक्रीज होने, वॉल्यूम के डिक्रीज होने से डेंसिटी राइज हो जाती है. तो स्टेज द सेम, डिक्रीज एंड इंक्रीज. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. Let's see question number 21. Absolute temperature या absolute zero temperature is the one at which the body has zero energy. बॉडी के पास
या मॉलिक्यूल्स के पास जो तो एनर्जी है वो जीरो जाती है, दैट इज नॉट पॉसिबल। उस टेम्परेचर को, दिस इज द थ्योरेटिकल टेम्परेचर, जिसे हम एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। द सेम क्वांटिटी एंड द सेम नेचर ऑफ लिक्विड आर प्रेजेंट इन द गिवन वेसल, इन विच वेसल्स द लिक्विड इवेपोरेट फास्ट। सो इवेपोरेशन के फैक्टर्स को रिकॉल करें तो फैक्टर्स हमें बताते हैं कि द ग्रेटर सरफेस एरिया ग्रेटर विल बी द रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो इन तमाम कंटेनर्स के अंदर अगर हम सरफेस एरिया को देखें तो सरफेस एरिया ऑप्शन डी के अंदर सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब है कि जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा वो इस ऑप्शन डी में सबसे ज़्यादा होगा। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। Then question number 23 and 24. Four metallic rods of the same length are heated equally, which will expand more. तो यहाँ हमारे पास coefficient of linear expansions given है for four different materials, that is alpha. अल्फा की वैल्यू को अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा किसकी वैल्यूज़ हैं? सबसे ज़्यादा ये एक्सपोनेंट -6 है, इनको छोड़ दें तो अगर हम ये दो वैल्यूज़ हैं जो कि एक्सपोनेंट -5 में, जो कि बाकी दोनों से ज़्यादा है। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो 2.6 10 raised to the power -5 is greater than all of the four options. So aluminum will expand more than all these three different materials. So option A is our right answer. Question number 24. A bimetallic thermostat is used to maintain the temperature. Which of the following principle does it work? So the main working principle of bimetallic strip is the thermal expansion. Option B is the right answer. Then we have the last question in this year. Which of the following characteristics should be present in a surface to protect it from infrared radiation? अगर हमें रेडिएशन से डिटेक्ट करना है तो हमें किस तरह का मटेरियल यूज करना होगा? सो द मटेरियल शुड बी द पुअर एब्जॉर्बर एंड गुड एमिटर। तो हम मटेरियल ऐसा चूज करेंगे जो कि पुअर एब्जॉर्बर हो इंफ्रारेड रेडिएशन का और साथ साथ पुअर एमिटर भी हो। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 25 इज ऑप्शन ए।